नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बजे 3 बड़ी खबरों में हम आपको दिन की 3 जो बड़ी खबरें हैं उनसे रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा की, जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को आश्वस्त किया है कि वो एलएसी पर देश का सिर झुकने नहीं देंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने आगे बताएंगे। और उसके बाद बात होगी पड़ोसी मुल्क नेपाल की, जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और अब नेपाल ने विवादित नक्शे को स्कूली पाठ्यक्रम में शुरू कर दिया है। और आखिर में बात करेंगे सुशांत केस की, जहां पर एनसीबी ने आज ड्रग्स मामले में कई जगह छापेमार कार्रवाई की है। जी हां, तो चलिए इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर आज राज्यसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने इस दौरान देशवासियों को आश्वस्त किया कि हम न देश का मस्तक झुकने देंगे और न ही हम किसी को झुकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चीन से सीमा का प्रश्न अब तक अनसुलझा है। अगर एलएसी पर तनाव रहा तो रिश्ते मधुर नहीं होंगे। साथ ही बॉर्डर पर तनाव रहेगा तो द्विपक्षीय रिश्तों पर भी असर आएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि शांति बहाल करने के लिए हम कई समझौते किए हैं। चीन औपचारिक सीमाओं को नहीं मानता है और उसकी कथनी और करनी में फर्क है। हमारे जवानों ने गलवान घाटी में चीन को भारी क्षति पहुंचाई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की किसी भी कार्रवाई का हम जवाब देंगे। साथ ही चीन की ओर से उकसाने की कार्रवाई हुई है। एलएसी पर चीन की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है। तो वहीं इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत की तरफ से पहले सैन्य कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि चीन की तरफ से ही की गई थी, लेकिन हमने उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया है। साथ ही आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। तो राज्यसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ये बातें कही। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर आज राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया। हरीश राय टांडा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़े हुए हैं। टांडा साहब, बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज में। नमस्कार जी, थैंक यू। रक्षा मंत्री का आज राज्यसभा में बयान आपने देखा होगा, सुना भी होगा। किस तरह से देखा जाए इस बयान को? ये स्थिति को स्पष्ट करता है बयान, इसमें कोई कमी नहीं। और राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसको स्पष्टता से बयान किया नहीं जा सकता जी। वो हम सब लोगों को पता है वो क्या स्थिति है। बिल्कुल। हिंदुस्तान ने जो चाइना को माप दी है हाइट्स पे कब्जा करके, वो तिलमिला रहा है चाइना। ये फर्स्ट टाइम है 62 के बाद कि इंडिया ने चाइना को आई टू आई, फेस टू फेस मैच किया है और चाइना को क्लियर मैसेज दिया है कि उसकी धक्केबाजी नहीं चलेगी। और ये डिप्लोमेटिकली इंडिया वर्ल्ड में आज बहुत स्ट्रांग है। आज तक इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना स्ट्रांग है। और इंडिया ने जो क्वाड मुल्क का चारों का मूवमेंट शुरू किया है, उससे भी चाइना बहुत बुरी हालत में है। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो चाइनीज गुड्स पे अंकुश लगाए हैं, वो लोग समझते नहीं। रोज 2, 4, 3, 4 गुड्स की नोटिफिकेशन होती है। उसके अलावा साउथ चाइना सी में इंडिया ने जो डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवी की है, मैं समझता हूं इससे बेटर चाइना को चेकमेट करा आज तक नहीं गया। आज कमाल किया हिंदुस्तान ने। ये समय है कि पूरे इंडियंस को एकत्रित होना चाहिए। इस इशू पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। हालांकि पॉलिटिक्स तो लगातार हो ही रही है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर यह कह रहा है कि अभी जैसा कि रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, उनके बयानों में कोई सत्यता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, चीन ने हमारे ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। तो तमाम सारी चीज़ें तो हैं जिसको लेकर राजनीति लगातार गर्मा रही है। टांडा साहब, ये फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। सबको ये समझना चाहिए कि इंडिया और चाइना का डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। इंडिया की परसेप्शन है, कुछ चाइना की परसेप्शन है जी। उस परसेप्शन पे आज तक चुप रहना 93 और 96 में उस समय की सरकारों ने तय किया था। ये भी तय किया था कि जब तक हम ये डिस्प्यूट सेटल नहीं करते, हमको डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस मिनिमम करनी चाहिए। इंडिया कोशिश करता रहा है लगातार 96 के बाद आज तक, लेकिन चाइना ने कहीं भी कोई भी पैच ऑफ बॉर्डर को डिफाइन करके एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज चाइना का अंदाज है कि जगह पे कब्जा करना।
और इस स्थिति में अगर आप कहें कि डिफाइट से चाइना आगे आ गया या पीछे आ गया, ये बिल्कुल गलत बात है जी। जो इंडियन परसेप्शन है, हम पेट्रोल करते थे, वो भी पेट्रोल करते थे, ओवरलैपिंग एरियाज हैं, ओवरलैप करते हैं हम। लेकिन चाइना ने जब कोशिश की है कब्जा करने की, इंडिया ने उसका जवाबी कार्रवाई पूरी की है जी। और मैं समझता हूं कि इंडिया का आज के दिन जो एक्शन है वो परफेक्ट एक्शन है और इंडियन गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए सबको। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इंडियन गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और ऐसे मसलों पर तो भारत के हर एक राजनीतिक दल को एकजुट होकर अपनी बातें रखनी चाहिए और भारत की शक्ति को बताना चाहिए कि आज भारत उस दौर का भारत नहीं है। बहुत शुक्रिया टांडा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमति बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के आधार पर डिसएंगेजमेंट किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति यानी स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के उल्लंघन में चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट अब और बढ़ गई है। दरअसल नेपाल की सरकार ने मंगलवार को अपने देश के एक विवादित नक्शे को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। नेपाल ने अपने देश के एक और 2 रुपए के सिक्कों पर भी नए नक्शे को अंकित करने का फैसला किया है। जाहिर है कि नेपाल की इस तरह के कदमों से भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता की गुंजाइश कम होती जाएगी। और लेकिन इसी बीच आज एक और खबर आई कि दरअसल चीन के इशारों पर काम करने वाले नेपाल ने अब एक और विवादित अभियान चला दिया है। इस अभियान के तहत वो उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल समेत हिमाचल, यूपी, बिहार और सिक्किम के कई शहरों को नेपाली बता रहा है। नेपाल की सरकार यानी कि सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर एक ग्रेटर नेपाल अभियान चलाया है और इसके तहत ये लोग भारत के कई प्रमुख शहरों को अपना दावा कर रहे हैं कि वो इनके शहर हैं। नेपाल ने भारतीय शहरों को अपना बताने के लिए 1816 में हुए सुगौली संधि के पहले के नेपाल की तस्वीर दिखा रहा है और इसके जरिए अपने देश के लोगों को भ्रमित करने में लगा है। आपको बता दें कि इसके पहले नेपाल उत्तराखंड के कालापानी और लिपुलेख के साथ ही लिम्पियाधुरा पर अपना दावा पेश कर चुका है। मई महीने में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से होकर जाने वाली कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया तो नेपाल ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और इसके बाद नेपाल ने इन तीनों इलाकों को शामिल करते हुए अपना नया नक्शा भी जारी कर दिया था, जिसे नेपाल की संसद ने मंजूरी दे दी और तब से भारत और नेपाल के रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हरप्रीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज में। हेलो जी। देखिए, पहले पाकिस्तान, चीन, अब तो नेपाल, जहां रोटी बेटी का रिश्ता जिस देश से अब तो वो भी आंखें तरेर रहा है, अपने पाठ्यक्रम में नए नक्शे को शामिल कर दिया है। भारत के कई शहरों पर दावा ठोक रहा है कि ये सब नेपाली शहर हैं। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, इसको इस नजर से देखा जा सकता है जो कि चाइनीज की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो हमेशा एंटी इंडिया रही है और वो हमेशा कोशिश करता है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें उसकी घुसपैठ रहे और वो उसको एंटी इंडिया इंस्टेंस पे उसको फॉलो कर सके वो गवर्नमेंट। जैसे कि नेपाल में इस वक्त कम्युनिस्ट शासन है तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चाइनीज बीजिंग से चलती है। तो नेचुरल बात ये है कि जो चाइनीज है वो काफी दखल अंदाजी कर रहे हैं नेपाल में और नेपाल गवर्नमेंट पे उनका पूरा हरप्रीत जी, ऐसा क्या दबाव है नेपाल के ऊपर चीन का कि चीन के इशारों पर नेपाल इस तरह की हिमाकत कर रहा है, जबकि हर एक मोर्चे पर जब नेपाल के ऊपर आफत आई तब भारत जो है उसके साथ खड़ा रहा?
हर तरह से, आर्थिक तौर से लेकर हर तरह से मदद की भारत ने, लेकिन अब वो इस तरह की स्थिति पैदा कर रहा है? देखिए, इसका कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, हम हमेशा नेबर्स के साथ बड़ा कॉर्डियल रिलेशंस में रहे हैं। यही एक कारण है कि हमारे कारण में नेपाल को जितना बेनिफिट है उससे उसको और किसी कंट्री से नहीं है, उसमें और नेबरिंग कंट्री से नहीं है। लेकिन ये वहाँ जो शासन है वो कम्युनिज्म पार्टी का है, कांग्रेस का है, और जो चाइनीज है वो भी कम्युनिस्ट है। तो इसलिए उनकी जो फ्रेंडशिप है, तो उनकी जो सोच है वो सेम जगह पे मैच कर रही है। बिल्कुल। तो जो वो एंटी इंडिया स्टैंड पे चल रही है, यही तो कारण है जी। हर एक फ्रंट पे, चाहे वो से हो या कोई इंडिया को किसी लेवल पे डाउन करने की कोशिश हो, वो एंटी इंडियन स्टैंड पे चल रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी से हमारी कॉमो जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी आपका तमाम जानकारी के लिए। जी हाँ, तो कम्युनिस्ट होने के चलते इस तरह की हिमाकत की जा रही है, जैसा कि हरप्रीत जी बता रहे थे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में। आपको बता दें कि ड्रग्स कनेक्शन की जांच की जा रही है और नार्कोटिक्स ब्यूरो ने आज मुंबई के कई इलाकों में रेड डाली। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कनेक्शन के मामले में जेल में है और आज उन्हीं से संबंधित कुछ लोगों और जगहों पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। नार्कोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस छापेमारी में एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है, जो केस को लेकर काफ़ी जरूरी बताई जा रही है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाते हुए ड्रग्स कनेक्शन सामने आया और उसके बाद एनसीबी ने अपनी जांच बढ़ाई और कई ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया। रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती समेत करीब आधा दर्जन लोगों को एनसीबी ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। अब पूछताछ के आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं उसी को आधार बनाते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। एनसीबी लगातार इस मामले में एक के बाद एक छापेमार कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों ही एनसीबी की टीम ने सुशांत सिंह के फार्म हाउस का भी दौरा किया था, जहां से नशा करने वाला काफी सामान बरामद हुआ था और इसके अलावा जांच में एक आइलैंड का नाम सामने आया जहां पर सुशांत और उसके दोस्त जाकर ड्रग्स पार्टी करते थे। गौरतलब है कि इस मामले में एनसीबी पूछताछ कर रही है और बीते दिनों ही सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर को दफ्तर बुलाकर घंटों तक पूछताछ भी की गई। इसके अलावा जिस टापू पर सुशांत और उनके दोस्त जाते थे वहां पर जो वोटमैन और अन्य स्टाफ से भी एजेंसी लगातार सवाल जवाब कर रही है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश, एक के बाद एक जांच पड़ताल में तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, ये दायरा बढ़ता जा रहा है। मुंबई के कई इलाकों में आज रेड डाली गई एनसीबी के द्वारा, क्या अपडेट? लगातार अपने कार्रवाई में तेजी करती है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के साथ जो है तमाम उन 6 आरोपियों ने एनसीबी को तमाम जानकारी दी थी, उसके तहत जो है आज कार्रवाई की गई है। वहीं इस पूरे मामले में एनसीबी के अधिकारी में साथ बताया आज की जो कार्रवाई है मुंबई में अब की कार्रवाई जो की गई है महज एक इलाके में नहीं की है, बल्कि मुंबई के कई अलग अलग इलाके में छापेमारी की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि आज की जो कार्रवाई जो है काफी अहम है। हालांकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और शौविक ने तमाम जानकारियां दी थी, उसी को लेकर जो है इस पूरे मामले की कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, इसमें अभी किसी की गिरफ्तारी हुई? छापेमार कार्रवाई के दरमियान एनसीबी की टीम को कुछ सफलता हाथ लगी? पर देखिए बहुत अहम मानी जा रही है। ऐसे में जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, उसी आधार पर जो कार्रवाई की गई है और यह भी बताया जा रहा है कि बहुत अहम सुराग जो है आज जो एनसीबी को लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 ड्रग्स पेडलर को भी गिरफ्तार किया गया, जो काफी बड़े अहम खुलासे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, कई सेलेब्स के नाम भी सामने आए थे, क्या उनसे भी पूछताछ की गई है? बहुत संक्षेप में। जो है सूर्यदीप से पूछताछ कर रही थी। सूर्यदीप को मुंबई के वली इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उनके घर से एक कार भी बरामद की गई है, ड्रग्स भी बरामद किया गया था। उस जानकारी के आधार पर जिस तरह से तमाम जो है ड्रग्स को एंगल को लेकर एनसीबी खंगाल रही थी, उसी एंगल को देखते हुए आज एनसीबी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर घुसकर जो है जो कार्रवाई की है, जिसमें कई ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि ये कार्रवाई के बाद जो है कई बड़े
और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। एनसीबी को लगातार जांच का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में बाजार, मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज बंद हो गए। लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो बच्चों का हुआ। पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई, लेकिन इस दौरान मोबाइल ऐप के जरिए बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गईं। लेकिन उसमें भी बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में कुशीनगर के जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारी के होनहार बेटे अभीष्ट ने, जो इस साल उन्होंने बीटेक की पढ़ाई पूरी की है, उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि ऑनलाइन क्लास चलाने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। ई लॉन्चिंग ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके माध्यम से एक समय में तकरीबन 1000 बच्चों को एक टीचर पढ़ा सकता है। और क्या कुछ विशेषताएं हैं इस ऐप की, समझने की कोशिश करेंगे उन्हीं की जुबानी जिन्होंने इस ऐप को इजाद किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिष्ट हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अभिष्ट, बहुत स्वागत है आपका ANP न्यूज पर। धन्यवाद। अभिष्ट, कैसे आपके जहन में ये आइडिया आया और किस तरह से आपने इसको इजाद किया और कितना कारगर साबित हो रहा है, और कहां कहां अब तक ये ऐप जो है आप सफलतापूर्वक इंस्टॉल करा चुके हैं, कहां कहां पढ़ाई हो रही है इसके जरिए? जी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ जी, तो पूरा देश ठप सा हो गया। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फेस करनी पड़ी। और मैंने ये देखा कि मेरा भाई जो अभी 11th में है, उसके स्कूल में कुछ मीन्स एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो प्लेटफॉर्म मैंने देखा और फिर हमको पता चला कि जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। मीन्स
आप ऐसा ले लो कि स्कूल वालों ने पैसा प्लेटफॉर्म तो ले लिया, लेकिन उस पर पढ़ाई नहीं कर सकते। जी। आज ये हाल है कि आज तक एक भी बार उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई नहीं हो पाई है। स्कूल का पैसा भी डूब गया और बच्चे जो है जूम पे पढ़ रहे हैं या फिर जो है यूट्यूब के लेक्चर से जो है अपना काम चलाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कैसा पढ़ाई कर रहा है, कितनी पढ़ाई हुई, कब पढ़ाई हुई, इसका कोई जो है रिकॉर्ड नहीं रहता। जी। तो इन सब चीजों का रिकॉर्ड हो और बच्चे जो है सही ढंग से पढ़ पाए और उनकी परीक्षाएं और ये सारी चीजें बाधित न हो, इसलिए हमने ये ऐप बनाया। जी। और अभी देखा जाए तो मेरा जो ऐप है ये, उसमें हम लाइव क्लासेस ले सकते हैं टीचर्स, और उसी में असाइनमेंट्स भी हैं और क्विजेस भी हैं। उसके साथ साथ उसमें एक वर्चुअल स्कूलिंग एनवायरनमेंट है। जैसा कि नॉर्मल लर्निंग प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि बच्चे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीचर्स आते हैं और बच्चों को पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में ऐसा है कि वहाँ पर टीचर्स और बच्चे आपस में बातचीत भी कर सकते हैं और बच्चे आपस में सवाल पूछ सकते हैं। वो सिर्फ पढ़ाई से ही सीमित नहीं रहते, जैसा स्कूल में होता है कि बच्चे आपस में बात करते हैं या फिर कोई ग्रुप बना लिए, उसमें जो है कुछ फोरम्स हैं और उसमें जो है डिस्कशन चल रहा है। तो इस तरह की जो है चीजें हमारे प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हैं और अभी हमारे कॉलेज में इसको लगाने की बात चल रही है और कुछ स्कूल से हम लोगों ने अप्रोच किया है और वहाँ पे भी जो है ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। और अभी तक देखा जाए तो इसी बीच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है। तो गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन पॉलिसी निकाली है, हम लोग उसके हिसाब से भी अपने प्लेटफॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो अगर आज के समय पे कोई स्कूल हमारे प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करता है तो उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो चेंजेस हैं वो पहले से ही मिलेंगे। हमारी टीम जो है इसमें पहले से ही काम कर रही है और जो पॉलिसी जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने बताई है उसको जो है 2022 तक लागू करना है। अगर स्कूल चाहें तो इसको जो है आप 2 महीने में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोग जो है आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हैं। और इसमें होगा क्या कि जो स्कूल हमारे साथ आएंगे वो पहले से ही जो है इन चीजों के लिए रेडी रहेंगे। अगर गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2022 के लिए बात कर रही है तो स्कूल जो है पहले से ही रेडी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम स्कूल के आगे के लिए भी जो है काम कर रहे हैं कि जो है उनको आगे जाके भी कोई प्रॉब्लम ना है। अभिष्ट, आपने बताया कि इस कदर आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि जो ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई हो रही है उसमें असुविधाएं बहुत हैं, इसलिए कुछ ऐसी तकनीकी इजाद की जाए जिससे कि सुविधा के अनुसार बच्चे पढ़ सकें। और आपका जो ऐप है उसमें तमाम सारे डेटाबेस आप बता रहे हैं कि उसमें रिकॉर्ड रह सकता है, उसमें बहुत सारे बच्चों यानी कि तकरीबन 1000 बच्चों का लक्ष्य आप बता रहे हैं कि 1000 बच्चे एक साथ एक शिक्षक के द्वारा पढ़ सकते हैं। लेकिन किस तरह से काम करता है ये ऐप, बाकी जो ऐप अभी ऑनलाइन इस्तेमाल हो रहे हैं उनसे अलग क्या, किस तरह से, और बच्चे को सुविधा कैसे मिल पाएगी? 1000 बच्चे अगर जुड़ेंगे तो कैसे पढ़ाई ठीक से हो पाएगी? क्या वीडियो कॉल के माध्यम से पढ़ाई हो रही है या फिर ऑफलाइन के माध्यम से हो रही है? सिर्फ सिलेबस वाइज चीज़ें चल रही हैं, मैसेजेस के द्वारा हो रहा है? किस तरह से काम कर रहा है आपका ये ऐप? देखिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर तक सीमित नहीं है। इसका एंड्रॉयड ऐप भी है और iOS ऐप भी है। तो मान लीजिए कोई स्कूल इसको अडॉप्ट करता है तो हम जो है यूजर को, बच्चों को यूजर नेम और पासवर्ड भेजेंगे। फिर उसके बाद से बच्चे वहाँ पे लॉग इन करके जा सकते हैं क्लासरूम में जहाँ पे टीचर लाइव पढ़ा सकते हैं, टीचर अपने घर से पढ़ा सकते हैं और बच्चे अपने घर से बैठ पढ़ सकते हैं। इसके लिए अगर बच्चे चाहें तो जो है मोबाइल वेब ब्राउजर में जैसे कि क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, उसका यूज कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो उसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि बच्चे जो है लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शन उसमें पहले से है। उसके साथ साथ टीचर वहाँ पे कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसे होता है टीचर ने कोई PDF बनाया, PPT बनाया, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये इसी तक सीमित नहीं है। टीचर्स उसको अपने तरह से जो है डिजाइन करके कंटेंट उस पर डाल सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि बच्चा बोरियत नहीं महसूस करता है। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसपे जो है सिर्फ PDF डाल दीजिए और जो है वहाँ पे बच्चा आके पढ़ लेगा। हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ तक सीमित नहीं है। वहाँ पे टीचर्स के लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू वो अपना जो है कोर्सेज और चैप्टर्स बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकता है और बच्चे वहाँ पे जो है जाके उसको पढ़ सकते हैं।
उसके अलावा वहाँ पे असाइनमेंट और क्विज़ेस का भी ऑप्शन है। तो अगर मान लीजिए किसी टीचर ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया और उसके बाद से उसको पता करना है कि बच्चों को कितना समझ में आया, तो वहाँ पे वो क्विज़ेस डाल सकता है और बच्चे वहाँ पे जाके जब क्विज़ अभिष्ट, यानी ये माना जाए बहुत सारी तकनीकी और खूबियों के हिसाब से इस ऐप को आपने डिजाइन किया है और सुविधा अनुसार बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत संक्षेप में जाते जाते, चूंकि समय का अभाव भी है, आप जरा ये बता दें बच्चों को कि कैसे इस ऐप को वो डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप का नाम क्या है, कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? जी, ये हमारे वेबसाइट पे इसका ऐप मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है केवेनेट, वहाँ पे बच्चे जाके जो है पढ़ सकते हैं। इसके लिए स्कूल्स भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें जो है अलग से जो है इसको उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अभिष्ट आपका हमारे साथ जुड़े, आपने ये नई तकनीक ईजाद की, आप इसमें कामयाब हों, इसी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।